तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक नई सीरीज में स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आयरन फोर्ट्रेस को, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा है। और देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये पूरा का पूरा आयरन से बना हुआ है और सामने इसके फायर करने के लिए गन बनी हुई है बहुत बड़ी। और उसी के साथ में हमें बहुत बड़े टीन के डब्बे दिखाए जाते हैं, जो कि एंशिएंट आयरन टाइटन के नाम से जाने जाते हैं। और ये सभी के सभी एपिक रैंक के हैं। और वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को देखकर कह रहे होंगे कि हमारे इलाके में दुश्मन घुस आए हैं, उन सभी के सभी को निपटा दो। और उन्हीं टाइटन के सामने हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वहां पर वो उसके उन टाइटन के सामने चींटियों के समान दिखने में लगे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोल पड़ता है, बैरन, ये आयरन फोर्ट्रेस है ना, उन्होंने हमारे 5 एस क्लास मर्सनरी स्क्वाड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तभी पीछे से एक मेज टाइप की लड़की होती है, वो उससे कहने लगती है ये वाकई के सभी आयरन टाइटन्स है, वो हमारे मैजिक से 80% इम्यून है और फिजिकल अटैक से भी, तो हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं मार सकते हैं अपने इन टेक्निक से। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें नेक्स्ट सीन में एक एल्फ को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर अपने बाव को पकड़कर उसको देखकर बैरन से कहने में लगी हुई होती है, मैं इस मिशन पर बिल्कुल भी नहीं आई हुई होती अगर यह बात 100 के गोल्ड कमीशन की नहीं होती। तो इसके कहने का मतलब है कि इसे 100 के यानी कि 1 लाख गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं इस मिशन पर आने के लिए, इसलिए ये इस मिशन पर आने के लिए मान गई थी। दूसरी तरफ हमें एक ब्लॉन्ड हेयर वाली प्रेस्टिस को दिखाया जाता है, जो कि कहने में लगी हुई थी, हे बॉस जरा देखो तो जरा, इनका ऑरा वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, अब हम इन्हें कैसे हराएंगे। तभी हमें एक मैन को दिखाया जाता है, जो कि एक हुडी पर पहना हुआ होता है, अभी उसका चेहरा क्लियर नहीं दिखाया गया है। वो स्माइल मारता है और उन सभी से देखते हुए एक अपनी चुटकी बजाता है और उन सभी से कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर एक मैजिक सर्कल बनने लगता है आसमान की तरफ। ये देखने के बाद जो मेज होती है वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है और चिल्लाकर कहने लगती है, जरा आसमान की तरफ देखो, कितना बड़ा मैजिक सर्कल बन चुका है सिर्फ एक चुटकी से हमारे बॉस के। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे जो बैरन है वे ग्रांड मैजिक को मास्टर कर लिया है। और डिजास्टर क्लास का मैजिक लग रहा है इसको देखकर तो। लेकिन जैसे ही वो मैजिक का फॉर्मूला ऊपर मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है, तो उसमें से कई सारे गोल्ड के कॉइन टपकना चालू हो जाते हैं उन टीन के डब्बों पर। ये देखने के बाद पूरी की पूरी पार्टी एकदम से सरप्राइज हो जाती है। लेकिन वो टीन के डब्बे उस इतने सारे गोल्ड कॉइन को देखने के बाद उन पर अटैक करने के लिए रुक जाते हैं और वो कुछ भी नहीं करते हैं। बस उन गोल्ड कॉइन को देखने के बाद पैसा ही पैसा, इतना इस तरीके से वो लोग मजे उड़ाने लगते हैं। ये सब देखने के बाद उनके टीम मेंबर्स होते हैं, वो अपने बॉस से पूछने लगते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने हम पर अचानक से अटैक करना क्यों रोक दिया है। तभी ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की बाकी सभी को समझाती है और उससे कहने लगती है, ये हमारे बॉस के 5000 गोल्ड कॉइन ब्लैक मार्केट में इस्तेमाल किए हैं ताकि वह इस एंशिएंट कैपिटल क्रोनिकल का इस्तेमाल कर सकें। और तो ये भी कहा जाता है कि ये टीन के डब्बे हमारे सामने खड़े हुए हैं, जिन्हें हम आयरन टाइटन के नाम से भी जानते हैं, उनके अंदर एक ऐसा एलिमेंट बसा हुआ है जो कि गोल्ड से रिलेटेड करता है। अगर हम इन्हें गोल्ड दिखा देते हैं, जो फिर गोल्ड से एकदम से उन गोल्ड के वश में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस गोल्ड का इस्तेमाल कर इनका ध्यान भटका सकते हैं और उसके बाद उस समय का फायदा उठाकर हम इनको हरा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास इनफ गोल्ड हो। और तभी वह ये जो एल्फ होती है वो इतने ज्यादा शावर देखती है गोल्ड कॉइन से, तो वो उससे कहने लगती है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमारे पैरों के नीचे जो लिक्विड बसा हुआ है, अगर इसमें ये गोल्ड कॉइन गया तो वह सभी के सभी बाकी के जो मेटल्स है उन सभी के सभी मेटल्स को टुकड़े टुकड़े कर देगा, मतलब पिघला देगा, गायब बेकार कर देगा, खराब कर देगा। और मन में सोचते हुए दूसरी तरफ कह रही होती है कि ये जो बारिश होने में लगी हुई है गोल्ड कॉइन्स की, वो कम से कम 100 मिलियन गोल्ड कॉइन होंगे। ये बात सुनने के बाद जो प्रिस्ट टाइप की, मतलब जो ब्लॉन्डी कलर की बालों वाली लड़की होती है, वो उस एल को समझाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे बॉस है वो अपने खजाने में से सिर्फ 1%, अपना सिर्फ 1% ही यहाँ पर उड़ाने में लगे हुए हैं। हमारे बॉस कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें उन्हें नुकसान होता हो। ये बात सुनने के बाद उसका जो बॉस होता है वो उसको शटअप रहने के लिए, मतलब मुंह बंद करने के लिए कह देता है और उससे कहने लगता है, बहुत हुआ है माँ। और कतई कूल बनते हुए जो अपने हुडी पहनी हुई थी उसको उठाकर बाहर की तरफ फेंक देता है। और तभी हमें एक बहुत बड़ा आर्मर और एक बहुत बड़ी गन दिखाई जाती है और देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक डीमन अनहेलेटर 30 हॉली एनर्जी आर्केन शॉटगन है, जो कि एक लेजेंडरी ग्रेड की है और इसकी प्राइस 270 बिलियन गोल्ड। और तो और इसके पास वॉर गॉड के सिसोल कॉन्करर गंटलेट्स हैं, जो कि लेजेंडरी ग्रेड है, 90 बिलियन इसकी प्राइस है। डार्क आर्मर ऑफ अबाइजल आइज लेजेंडरी ग्रेड है, इसकी प्राइस है 440 बिलियन गोल्ड। क्रिम्सन ओवरलोड ब्लड स्किल ब्रेकर लेजेंडरी ग्रेड 140 बिलियन गोल्ड। और तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस आर्मर सेट को पहने हुआ होता है और हमें बताया जाता है कि यही हमारे इस सीरीज का एमसी है, जो कि अपनी पावर दिखाने के बाद उन सभी से कह रहा होता है कि मनी यानी कि पैसा वाकई में दुनिया को रूल करता है। पैसा है
तो सब कुछ है। और ये एक टॉप सीक्रेट जानकारी है जिसमें जितना भी खर्चा है ना, वो सारी की सारी डिटेल्स इस पेपर में दी गई हैं। तो आप लोग पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ना है, तो मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तभी हमारी कहानी चली जाती है 2 साल पहले की, और उन्हीं 2 साल पहले हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर थकती हुई कहीं पर पहुँच गई होती है और कह रही होती है कि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आखिरकार मैं पहुँच गई यहाँ पर। मैं 7 सालों से ट्रेवल करने में लगी हुई हूँ, वो भी इस मौके को हासिल करने के लिए, और आखिरकार मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर मेरी जस्टिस बाबिल ने मुझे दिशा दिखाई हुई है। और वे एक अजीब सा बैग लेकर वहां पर उनके उस चलकर आई हुई होती पैदल पैदल, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। और सभी लोग उसको देखना चालू कर देते हैं क्योंकि वो लड़की होती है, वो एक जगह पर पहुंचने के बाद वहां पर जोरों जोरों से चिल्लाना चालू कर देती है एक फाउंटेन के सामने खड़ी होकर, और चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं हॉली ग्राउंड पर आ चुकी हूँ, यहाँ पर मैं अपने जस्टिस के हीरो को यहाँ पर समन करने वाली हूँ। और हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं वही एमा है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये डेस्टिनी चर्च से बिलोंग करती है और इसका नाम एमा है और ये एक प्रिस्टेस है। और तभी वो अपने बैग को नीचे रखती है, अपने इतने सारे बड़े बड़े बैग को, और उसमें से सामान निकालना चालू कर देती है और ढूंढने लगती है और कहने लगती है कि समय आ चुका है कि मैं अपने समनिंग रिचुअल के लिए जो आइटम्स की जरूरत है उन सभी आइटम्स को बाहर निकालूं और उनका इस्तेमाल करूं। और तभी वे एक अजीब तरीके का फ्रेगमेंट पेज निकालती है जिसको हम फ्रेगमेंट ऑफ द एंजल ऑफ लव्स गोल्डन बगल्स के नाम से भी जानते हैं, और कहने लगती है कि इसको ढूंढने के लिए मैंने काफी साल गुजार दिए हैं। और तभी वे एक और क्रिस्टल डिवाइन कुछ निकालती है, उसका नाम होता है डाइंग ड्रैगन्स ऑस्पीड टीयर्स, मतलब कहे से कि एक ड्रैगन के मरते हुए ड्रैगन के आंसू। और बताती है कि इसको हंट करने के लिए मुझे 2 साल लगे। और तभी किसी चीज की खोपड़ी निकालती है और कहती है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस रिचुअल को पूरा करने के लिए, और इस चीज को ढूंढने के लिए मैंने पूरे के पूरे 3 साल लगा दिए, और इसी कारण इसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 7 साल लग गए। समझ गए गाइस? और तभी वो उस फाउंटेन के सामने चारों तरफ अपने उस मैजिकल आइटम्स को जमाना चालू कर देती है एक एक कर। और वहाँ पर आइटम्स जमाने के बाद उस फाउंटेन के सामने बैठ जाती है और प्रे करने लगती है और अजीब तरह की मंत्र पूरी लगती है क्योंकि ये एक प्रीस्टेस है। तभी हमें दूसरी तरफ एक बड़ी सी कंपनी का सीन दिखाया जाता है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक रियल वर्ल्ड यानी कि अपनी वर्ल्ड से बिलोंग करता है। और यहाँ पर हमें एक जी ग्रुप का सीन दिखाया जाता है और ये जी ग्रुप का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वाइन पीती है, वो किसी से कहने में लगी हुई होती है कि हमने अपने इतनी ज्यादा सक्सेस कर लिया है कि हमने बाकी की जो कंपनियां हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया है अपनी कंपनी में। चेयरमैन, अब आपको मैं एक बात खुशी की बात बताना चाहती हूँ कि आप इस दुनिया में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आते हैं रिचेस्ट पर्सन में, एलोन मस्क के बाद, कह सकते हो। तभी हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से कहने में लगा हुआ है कि मैं सिर्फ ये इतना ही नहीं करना चाहता, अपने उन कंपनियों को सिर्फ अपने कब्जे में नहीं करना चाहता, बल्कि मैं पूरी तरीके से उन्हें पचाना भी पड़ेगा अपन को, और फिर बाद में उन कंपनीज का इस्तेमाल कर कर अपने इस जी ग्रुप को और बड़ा करूंगा। और तभी हमारे एमसी का नाम बताया जाता है, इसका नाम गाओ यी होता है और ये जी ग्रुप का फाउंडर है और दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन, यानी कि दुनिया का सेकंड नंबर पर आने वाला सबसे अमीर बंदा। तभी जो लड़की उसके सामने बैठी हुई होती है वो हमारे एमसी के काफी देर नजदीक आती है, उसके कान के पास आकर उससे कहने लगती है, हे मिस्टर चेयरमैन, तुमने कम से कम 4 महीने से ओवर टाइम करने में लगे हुए हो, तो कैसा लगे कि अगर तुम अपने इस 4 महीने की ओवर टाइम की थकान को यहाँ पर निकाल दो तो। और तभी वो लड़की उस चेयरमैन पर यानी कि हमारे एमसी पर चढ़ना चालू कर देती है और उससे पूछने लगती है कैसा लगे कि आज रात को तुम मेरे साथ चलो, और अजीब तरीके के एक्सप्रेशन बनाने लगती है और कहती है कि आज रात को मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारा सारा का सारा स्ट्रेस निकालने के लिए। लेकिन जो हमारा एमसी है वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे कहने लगता है, क्या तुमने अपना काम निपटा दिया है? ये बात सुनने के बाद वो लड़की के पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, नहीं बॉस, अभी नहीं, हमारा जो प्लान है लाइफ टैग को एब्जॉर्ब करने का वो अभी भी सिर्फ आधा ही का पूरा हुआ है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कभी गुस्सा हो जाता है, मतलब हमारा एमसी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसे फर्क नहीं पड़ने वाला क्या करने वाले कोई लड़की, ये सब बस पैसों से मतलब है। और उससे कहने लगते कि मैं तुम्हें मंथली सैलरी के तौर पर 3 मिलियन वैसे ही पे कर रहा हूँ क्या, और तुम्हारे हाथ में जो डॉक्यूमेंट जल्दी जाओ उनका कंप्लीट कर आओ, अगर तुम कंप्लीट नहीं कर पाती हो तो आज रात को तुम इसे ओवर टाइम करोगी। और वो उस लड़की को सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देता है और वो लड़की उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहां से चली जाती है और कह जाती है, यस चेयरमैन, अभी मैं इसको पूरा करती हूँ। भाई इसकी पूरी सारा मूड खराब कर दिया साला, और रोना चालू कर देती है और मन में सोचते कहने लगती है कि तुम्हें अपने ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए, चेयरमैन को सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो है पैसा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी अचानक से हमारा जो एमसी है उसके पैरों के नीचे कुछ अजीब से सर्कल बनने लगता है और वो खिड़की के पास आने के बाद चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इस दुनिया में अगर तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल चीज चाहिए तो वो है पैसा, और इस दुनिया में पैसा ही सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। लेकिन इसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिरकार इसके साथ क्या हो रहा है, और उसके चारों तरफ एक लाइट सी बन जाती है कि मैजिक सर्कल बनने के कारण, और वो अपने ख्याली पुलाव बनाते हुए कहने में लगा होता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा बनना होगा।
और चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बनने से कुछ भी कोई भी रोक नहीं सकता। तभी अचानक से वो अपनी जगह से खड़े होते हुए एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, और जिस जगह पर वो टेलीपोर्ट होता है उस जगह पर वो अपने कपड़े भी नहीं पहन पाता है, जिस कारण उसका हाथी भी दिख जाता है भाई सभी सभी लोगों को, और वो उसी फाउंटेन में जाकर टेलीपोर्ट होता है। यहाँ पर वो एमा अपना रिचुअल करने में लगी हुई होती है। जब हमारा एमसी सामने देखता है तो वो कहीं शॉक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वो कपड़े नहीं पहना होता। तो आसपास कितने भी लड़कियां होती है वो देखकर चिल्लाना चालू कर देती हैं और कहने लगती है, बच्चे अपनी नजरें वहां से हटा लो, ये गंदी चीज है। और हमारा एमसी शर्म के मारे पिघला जा रहा होता है, और तभी एमा उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, हे लॉर्ड जस्टिस के हीरो, आखिरकार मैंने आपको फाइनली इस दुनिया में समन कर ही लिया है। और ये काफी ज्यादा क्यूट और मासूम से चेहरा बना रही होती है एमा। तभी अचानक से जैसे ही वो हमारे एमसी से पास आकर बात करने लगती है तो हमारा एमसी फटाफट से एमआई की कपड़े को पकड़ता है और खींचकर एक कोने में ले जाता है, और कोने में ले जाने के बाद दीवार से टिकाता है, जिसके कारण एमा बहुत ज्यादा डर जाती है। और हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में एमा से कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है, और मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया हूँ, मैं अभी तो कहीं और पर था। और वो इस वक्त बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहना हुआ होता है। तभी एमा उससे कहने लगती है कि अगर इससे पहले कि तुम बात करना चाहो मुझसे, उससे पहले तुम कपड़े क्यों नहीं पहन लेते हो। लेकिन हमारा एमसी उसे मना कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये बात पता भी है कि मैं जितनी देर में कपड़े पहनूंगा उतने में मैं 3 लाख से ज्यादा रुपए कमा सकता हूँ। आखिरकार मेरे लिए समय ही पैसा है, तो मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड दूंगा सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिरकार मेरे साथ ये सब क्या चल रहा है। अब जल्दी से मुझे बताओ। ये बात सुनने के बाद एमा उससे कहने लगती है, बस 5 सेकंड दोगे मुझे, और वो उन 5 सेकंड को काउंट करना चालू कर देता है। तभी एमा उसे एक्सप्लेन करने लगती है और उससे कहने लगती है कि इस दुनिया का जो डीमन लॉर्ड है वो जल्दी अवेकन होने वाला है, और इस दुनिया की सारी जो जीवन है वो भी समाप्त हो जाएगा उसके अवेकन होने के बाद। और लेजेंड्स में हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि 5 सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो इस दुनिया में आएंगे और डीमन लॉर्ड के कहर से इस पूरी पूरी दुनिया को बचाएंगे। और डेस्टिनी चर्च की प्रीस्टेस होने के नाते मैं एमा, मुझे आपको इस दुनिया में समन करने के लिए इंचार्ज किया गया है। और उसे समन करने के बाद एमा इस वक्त काफी ज्यादा खुश है और हमारे एमसी से कहने में लगी हुई होती है कि अब हमारे हीरो यहाँ पर आ चुके हैं, तो चलिए हीरो हम अपनी इस हाई एंड सबसे ज्यादा पावरफुल जर्नी पर इस सफर पर चलना चालू कर देते हैं और पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि आखिरकार आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो एमसी होता है जैसे इसकी फालतू की बात सुनता है तो वो डायरेक्टली कह देता है, मैं इस चीज को पास करता हूँ, मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। ये बात सुनने के बाद एमा एकदम से शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए लगती, क्या, लेकिन क्यों, तुम्हारी तो किस्मत में हीरो बनना लिखा हुआ है। लेकिन हमारा एमसी समझाता है और उससे कहने लगता है, जैसे ही मैं अपनी जी ग्रुप में लाइफ टेक कंपनी को सीज कर लूंगा, कि एब्जॉर्ब कर लूंगा, तो मैं उस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा रिचेस्ट बंदा बन जाऊंगा। और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है मेरे लिए, और जबकि समय मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो मैं तुम्हारे साथ दुनिया को बचाओ बचाओ वाला खेल नहीं खेलने वाला। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वापस से मेरे घर पर फटाफट से भेज दो। ये बात सुनने के बाद एमा के पसीने छूट जाते हैं और वो हमारे एमसी से कहने लगी होती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन जो समनिंग रिचुअल का मैंने इस्तेमाल किया है वो सिर्फ वन वे है, मैं आपको वापस नहीं भेज सकती हूँ। एक बार समन पूरा हो जाए तो मैं आपको वापस कभी भी नहीं भेज पाऊंगी। ये बात सुनने के बाद एकदम से हमारा एमसी बहुत शॉक हो जाता है और घबराने लगता है और उससे कहने लगता है, अभी तुमने क्या कहा। और एकदम से शॉक होते हुए लगता है, मेरा जी ग्रुप, इतनी मेहनत कर मैंने इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया और मैं इतना ज्यादा वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बना, लेकिन मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी इतनी ज्यादा मेहनत मैंने जो की थी वो सभी की सभी पानी में चली गई। और कहने लगता है, नई दुनिया, तुमसे मुझे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे मरना होगा। और वो कूदने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन एमा सबसे पहले तो जाकर उसे एमसी को पकड़ती है और उससे कहने लगती है, माय लॉर्ड, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप लॉर्ड हीरो हो। तभी अचानक से जैसे ही हमारा एमसी इसके इतने क्यूट से चेहरे को देखता है तो उसे अपनी छोटी सी सिस्टर की याद आ जाती है, जहाँ पर उसने एक बार अपने भाई से कहा था, यानी कि इसकी छोटी सिस्टर ने उससे कहा था कि कभी भी होप को खोना मत बिग ब्रदर। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है, मुझे ये इस सिचुएशन को झेले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, मैंने वैसे भी अपने आप को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सेट कर लिया था उस वर्ल्ड में। और उससे कहने लगता है कि मेरे लिए समय ही पैसा है, तो मैं इस वक्त में इसे खाता हूँ, और जितने में मैं खाता हूँ उतने समय में मुझे इस दुनिया के फाइनल से लेके इस दुनिया के बारे में जानकारी दो कि आखिरकार ये दुनिया है क्या और ये हीरोज वाला सीन क्या है। और जैसे वो एमा के हाथ से जो भी खाने वाली चीज होती है वो अपने मुंह में डालता है और चबाने की कोशिश करता है, तो वो अचानक से जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, मेरे दांत टूट गए रे, तौबा तौबा क्या खवा दिया। और एमा से कहने लगता है कि तुमने मुझे खाने के लिए पत्थर दिया है क्या। तभी एमा से कहने लगती है
ये चाप बन मैंने आपको दिया है, ये चबाने में काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है और मेरे स्टोरेज में पैक में आई मीन मेरे बैग में ये काफ़ी समय से रखा था, इसलिए ये शायद इतना ज़्यादा टाइट हो गया होगा। लेकिन अगर तुम अपने सलाइवा से इसको इस तरीके से चाटते हो तो शायद ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर तुम आसानी से चबा कर खा सकते हो। और वो चाटना चालू कर देती है अपनी जीभ से। और भाई क्या कूल है, मान गया भाई, ये मैं मान गया। ऐसा होने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अब तो ये और भी खाने लायक बिल्कुल नहीं बचा। ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद हमारा एमसी एमा से पूछने लगता है कि ये सारा का सारा जो खाना तुम्हारे पास बचा हुआ है बस इतना ही खाना था और कुछ भी नहीं था। ये बात सुनने के बाद एमा उससे कहने लगती है हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मेरे पॉकेट का मतलब मेरे पास आखिरी खाने का दाना बचा हुआ है और मैंने इसे स्पेशली आपके लिए, लॉर्ड हीरो के लिए रिजर्व करके रखा हुआ था और मैंने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मैं 5 दिनों से इसे बचा कर रखी हुई हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम कह रही हो कि तुमने इस बेकार से सड़े गले से बन को छुपा कर मतलब बचा कर रखी हुई हो। 1 मिनट, तुम कह रही हो कि तुमने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है? ये बात सुनने के बाद एमा कहने लगती है हाँ बिल्कुल सही कहा और उसका पेट भी बहुत ज्यादा जोरों जोरों से गुडर गुडर करने लगता है भूख के कारण। और हमारा एमसीयू उससे कहने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा गरीब हो कि तुम अपना खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद वो पता नहीं किस बात पर इतना गर्व करके कहती है हाँ, लेकिन भाई ये इतना ज्यादा गर्व कर रही है ना, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह रही है कि ज्यादा बहुत अच्छी बात है वो गरीब होना। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है लेकिन तुम एक चर्च से बिलोंग करती हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारे चर्च ने तुम्हें कुछ फंड्स दिए होंगे। ये बात सुनने के बाद एमा उससे कहने लगती है कि आखिरकार वह लोग मुझे क्यों पे करेंगे। तभी हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद इस पर चिल्लाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुमने अभी मुझसे नहीं कहा था कि तुम डेस्टिनी चर्च से बिलोंग करती हो और तुम वहाँ की प्रेस्टिस हो। अगर तुम एक हीरो को समन कर रही हो वो डेस्टिनी चर्च के लिए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारे पास एक बिजनेस रिलेशनशिप होगा उनके साथ। इसका मतलब वो तुम्हारे सारे के सारे खर्चे को नहीं उठाएंगे और तुम्हें पे नहीं करेंगे इसके बदले में। ये बात सुनने के बाद एमा बहुत ज्यादा जोश में आते हुए हमारे एमसी से कहने लगती है कि ऐसा हमारा डेस्टिनी चर्च बिल्कुल भी नहीं करता है और वो सिर्फ दुनिया को बचाने पर ज्यादा ध्यान देता है। ये हमारे लिए काम नहीं है बल्कि में हमारी इज्जत है, ये पुण्य का काम है। और हमारा एमसी सुनने के बाद मन में कहने लगता है अच्छा तो ये सब भी इस दुनिया में है अभी मौजूद है इस दुनिया में भी। और दोनों के दोनों हाथ एमा के आजू बाजू रख लेता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ पर समन किया है, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे स्टार्टर के तौर पर कोई भी पैसा प्रोवाइड नहीं करवा रही हो, ना ही खाना, ना ही कपड़े, ना ही रहने की कोई जगह। ये तो मेरे लिए बहुत ही बेकार डील है, तो आखिरकार मैं इस डील को एक्सेप्ट क्यों करूं। और मन में सोचते कहने लगता है कि अगर मैं इसे इनकी दुनिया बचाने के लिए मदद नहीं भी करूं तो ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और फिर मैं क्या करूंगा। जब अम्मा ये बात सुनती है कि हमारे डेस्टिनी चर्च ने हमारे हीरो के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो वो अपने पैक से कुछ निकालने लगती है और उससे कहने लगते हैं कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे हीरो के लिए हमारे डेस्टिनी चर्च की तरफ से हीरो ऑफ जस्टिस का एक सिग्नेचर हॉली आर्मामेंट है, यानी कि एक वेपन है, हॉली वेपन, जो कि हीरोज को दिया जाता है दुनिया को बचाने के लिए। तभी वो एक छोटी सी स्वॉर्ड निकालती है जो कि बहुत ज्यादा पुरानी लग रही होती देखने में और कहने लगती है कि ये इंपीरियल स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस है। और एमा उसको फोर्स करने लगती है हमारे एमसी से और उससे कहने लगती है जल्दी से इसको बिल्ड करो, मतलब इसका इस्तेमाल करिए, इसका इस्तेमाल करिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि आखिरकार एक ऐसा चर्च जो कि अपने खाने के लिए भी उसके यहाँ लाले पड़ रहे हैं तो वो आखिरकार मुझे क्या ही इस गरीबी में ऑफर कर सकता है। और तभी वो इस वेपन को पकड़ने के बाद उसके दिमाग में आइडिया आता है और सबसे पहले तो वो उस वेपन को एनालाइज करता है और मन में सोचते कहने लगता है कि इस वेपन को देखो तो जरा कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है और उसके आज पूरी की पूरी चारों तरफ गोल्ड की लाइटिंग की मतलब लाइनिंग की गई है और इसकी जो एज है, कटिंग एज, इसको डिजाइन को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डिजाइन भी किया गया है। इसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा एंटिक मॉडल है। और वो एमा से पूछने लगता है ये जो स्वॉर्ड है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ट्रेजर होगी, मतलब बहुत ज्यादा खास होगी और किसी खजाने से कम नहीं है। एमा इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा गर्व महसूस करती है और कहने लगती है और उसे बताने लगती है कि हमारे जस्टिस बाइबल के अनुसार अगर तुम बिना किसी चाहत के 100 लोगों की मदद करते हो तो ये स्वॉर्ड तुम्हें पावर प्रोवाइड करवा देगी और तुम इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो उसके बाद। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जबकि तुम कहती हो कि ये हीरो के लिए वेपन बना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेपन आज से मेरा हुआ। सही कहा ना एमा? ये बात सुनने के बाद एमा एकदम शॉक हो जाती है और उससे लगती है हाँ बात तो सही है और पता नहीं क्यों क्या कह रही है, मतलब इतनी ज्यादा क्यों खुश हो रही है। और वो कहने लगती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था, इतना ज्यादा शाइनी और इतना ज्यादा पावरफुल वेपन देखने के बाद किसका दिमाग चेंज नहीं होगा, सभी लोग पावरफुल बनना चाहते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी उस स्वॉर्ड को उस शॉप ओनर को दिखाता है और उससे कहने लगता है हे ओनर मेरी मदद करो इस स्वॉर्ड की वैल्यू को पता लगाने के लिए कि आखिरकार इस स्वॉर्ड को अगर मैं बेचता हूँ तो इसकी मुझे कितनी कीमत मिलेगी। और एमा इस चीज को देखकर टोटली कंफ्यूज हो रही होती है और जब एमा को ये बात पता चलता है तो वो काफी देर शॉक हो जाती है और उस स्वॉर्ड को बेचने से एमा बहुत ज्यादा रो रोकर उसके टांगे पकड़ लेती है, पैल पकड़ लेती है हमारे एमसी के और उससे कह रही होती है आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस हॉली स्वॉर्ड को आप इस तरीके से नहीं बेच सकते। तभी हमारा एमसी एमा से कहने लगता है अभी भी तुमने मुझसे कहा था कि ये स्वॉर्ड मुझसे बिलोंग करती है, आई मीन ये
ये जो स्वॉर्ड है वो आज से मेरी है, तो अब इससे तुम्हारा क्या लेने देना कि मैं इस स्वॉर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। और जैसा कि हम लोग अभी अपनी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उसमें हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना पैसों के तो हम कुछ भी ना कर सकते। और तभी एमा रोते हुए हमारे एमसी से कहने लगते, लेकिन तुम इस स्वॉर्ड को डायरेक्टली बेच नहीं सकते ऐसे ही। आखिरकार जो स्वॉर्ड है वो एक लेजेंडरी ग्रेड वेपन है और इसकी जो हिस्ट्री है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये लेजेंडरी स्वॉर्ड है। तभी एमा उस वहां पर रोना बंद कर देती है, एकदम से मुंह फुलाकर साइड में हो जाती है और उससे कहने लगती है, अच्छा तो अब तुम्हें इसकी वैल्यू का पता चला कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एमसी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो दुकान वाले से कहने लगता है, अभी अभी आपने सुना कि ये एक लेजेंडरी गेट स्वॉर्ड है जिसकी बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। अब जल्दी से अप्रेस करो, मतलब पता लगाओ इसकी कि मुझे कितनी ज्यादा प्राइस मिल सकती है उसकी। लेकिन ये बात जैसी हेमा सुनती है तो वो पत्थर की बन जाती है एकदम से और बहुत ही ज्यादा शौक होती है। और दुकान वाला उससे कहने लगता है, अच्छा ठीक है अभी पता लगाता हूँ मैं। और जैसे ही वो दुकान वाला जब उस स्वॉर्ड को देखता है तो वो कहने लगता है, ये टेक्सचर, ये हैंडीवर्क, ये वाकई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसकी कीमत कम से कम 500 गोल्ड कॉइन्स तो होगी ही होगी। और यहाँ की करेंसी के बारे में एक और बता दूं कि यहाँ की करेंसी को हम लोग गोल्ड क्रॉक के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉक का मतलब आगे बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं क्रॉक का मतलब है क्रोकोडाइल। अभी जिस जगह पर जो हमारा एमसी मौजूद है उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा आगे, तो आगे पता लगा लेंगे। खैर, जब ये दुकान वाला हमारे एमसी और एमा को इस तरीके से बच्चों जैसी हरकतें करते हुए देखता है तो उसके दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल आने लगते हैं और मन में सोचते कहने लगता है कि जरा इन लोगों को देखो तो जरा, इनकी स्टेट किस तरीके के बेकार से कपड़े पहने हुए। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं से इस स्वॉर्ड को, इस एक्सीलेंट एंशिएंट स्वॉर्ड को चुरा कर लेकर आए हैं और मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी गवा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस स्वॉर्ड से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला हूँ और इन बेवकूफों को सस्ते में निपटा दूंगा। और तभी दुकान वाला हमारे एमसी से कहने लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि इस स्वॉर्ड की वैल्यू इतनी भी ज्यादा कम नहीं होगी और ये जो स्वॉर्ड है वो इतनी तो बुरी तरीके से भी नहीं बनी हुई है। लेकिन इस स्वॉर्ड का जो टेक्सचर है वो वाकई में बहुत ज्यादा रफ है और ब्लैक स्टील से बहुत ज्यादा सस्ते मटेरियल से बनी हुई है और इसमें गोल्ड को पिघला कर लगाया गया है, जिसके कारण इसकी कीमत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है और ये पूरी तरीके से वर्थलेस है। तो मैं नहीं, तुम्हें तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा गरीब हो, तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं तुम्हें इसके बदले में 200 गोल्ड कॉइन्स दे दूंगा। लेकिन हमारा एमसी जैसे ही ये प्राइस सुनता है तो वो उस स्वॉर्ड को उठाता है और वहां से भागना चालू कर देता है और वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जब एमा उसको इस तरीके से हरकतें करते देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है, आखिरकार हमारे हीरो को समझ तो आ गया कि इसकी जो वैल्यू है वो इतनी कम नहीं है। और वो उससे कहने लगती है, लॉर्ड हीरो ऑफ जस्टिस, मैंने वाकई में आपको बहुत ज्यादा गलत समझा था, आप यहाँ पर इस स्वॉर्ड को बेचने के लिए नहीं आए थे। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं बहुत ही ज्यादा बेकार और डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन से मिल रहा हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ऐसे डिसऑनेस्ट बिजनेस के साथ अगर मैं अपने साथ बिजनेस करूंगा तो ये मेरी रेपुटेशन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया तो यही होगा कि मैं इनसे दूरी बनाकर रखूं। और तभी वे काउंट करना चालू कर देता है और जैसे ही उसके दिमाग की जो प्लान बनाकर रखा हुआ होता है तो ये शॉप ओनर होता है वो चिल्लाकर उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी प्रकार कोई प्रॉफिटर नहीं हूँ, हम प्राइस के बारे में आपस में डिस्कस कर सकते हैं, हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। तभी हमारे एमसी का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो जाता है और मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे इस वर्ड की असली वैल्यू के बारे में तो नहीं पता हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने इस ओनर के बात करने का तरीके को जब एनालाइज किया तो मुझे पता चल गया कि आखिरकार मुझे उस बंदे से किस तरीके से निपटा जाना चाहिए और मुझे किस तरीके से इसकी प्राइस की नेगोशिएशन करनी चाहिए। और तभी वहां पर एक कमरे में ले जाता है वो शॉप ओनर, उनको बिठाल देता है और उनसे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना इसके लिए, पहले जो भी हुआ था, जो प्राइस मैंने आपको पहले बताई थी वो वाकई पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चलो हम सच्ची कन्वर्सेशन यहाँ पर करते हैं अपनी बातें। और तभी जो शॉप ओनर होता है वो कुछ कुकीज लाकर एमा के सामने रख देता है, जिसके कारण एमा तो वाकई पहले से बहुत ज्यादा भूखी थी, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है उसको देखकर और उसके मुंह से बहुत ज्यादा जोर जोर से लार बटने लगता है और उससे पूछने लगती है, क्या मैं इनको फ्री में खा सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बुड्ढा उससे कहने लगता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और वो जो अंकल होते हैं, जो बुड्ढा का है, अंकल का, कुछ भी कहो, वो हमारे एमसी से कहने लगता है, तो सर मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं एक अनप्रोफेशनल बिजनेसमैन के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, अगर तुम सच में मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपने ब्रांच मैनेजर को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। और बुड्ढा एक पल के लिए हिचकिचाता है और उससे कहने लगता है, बट ब्रांच मैनेजर, खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुको, मैं अभी उसको बुला कर लेकर आता हूँ। और मन में सोचते कहने लगता है हमारा एमसी कि अब मैं अपनी इन बार्गेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर यहाँ पर इसकी प्राइस को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। और साइड में एमा को जब देखता है तो एमा की शक्ल बाकी में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है, क्योंकि वो उन कुकीज को देखकर उसके मुंह से लार्वा टपकने में लगा हुआ होता है और कांप रही होती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम 5 दिनों से तुमने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, तो आखिरकार तुम्हारे सामने जो कुकीज रही गई हुई है तुम उन्हें क्यों नहीं खा रही हो। तभी जो एमा होती है वो सभी के सभी कुकीज को अपने हीरो की तरफ जाने की हमारे एमसी की तरफ कर देती है और उससे कहने लगती है कि ये सारी की सारी कुकीज मैं आपको देती हूँ, लॉर्ड हीरो जस्टिस। और इस वक्त जो एमा है वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट लगने में लगी हुई होती है। भाई सब ज्यादा जूम करके मत देखना, हम दूसरी दिशा में नहीं जाएंगे इस सीरीज में, पहले ही बता दे रहे हैं।
और कहती है कि मुझे ये वाकई में बहुत ज़्यादा खाने में पसंद है, लेकिन मैं अगर मुझे इनकी आदत लग गई तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इस बात को गेस कर सकता हूँ कि आखिरकार तुम ये क्यों नहीं खा रही हो। तुम ये सोचने में लगी हुई हो कि तुम्हें ये सब इसलिए खाने के लिए मिल रहा है क्योंकि तुम उस स्वॉर्ड को बेच रही हो इसलिए। और डेस्टिनी चर्च की प्रीस्टेस होने के नाते अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रही हो, इसीलिए। सही कहा ना मैंने? तभी जो एमा होती है वो हमारे एमसी से पूछने लगती है कि आखिरकार आप इस स्वॉर्ड को बेचना ही क्यों चाहते हो, आखिरकार ये आपका हॉली ऑर्नामेंट जो है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो एमा के पास आता है और उसे समझाता है और उससे कहने लगता है, हे मेरी बात ध्यान सुने एमा, मुझे पता है कि तुम ये सोचने में लगी हुई हो कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा लालची हो रखा हूँ और अपनी इस लालच के कारण मैं इस स्वॉर्ड को बेचने में लगा हूँ। और बताता है कि तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर तुम्हें रियलिटी में जीना है तो एक हीरो को अपने एक्शंस का ध्यान रखना होगा कि आखिरकार वह क्या कर रहा है और सब कुछ उसे प्लान करना होगा। और तुम्हारे लिए भी ये बेटर होगा कि अगर तुम उस अपनी हॉली बाइबल के छोड़कर उसके अलावा भी इंडिपेंडेंटली सोचना चालू कर दो तो। और तभी जो एमा होती है वो काफी ज्यादा क्यूट से चेहरा बनाते हुए हमारे एमसी सिर्फ देखती है और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इस स्वॉर्ड को इसलिए बेच रहा हूँ ताकि हमारे लिए ये पैसे है ना वो आगे चलकर काफी ज्यादा काम आएंगे। चलो मैं एक जस्टिस का हीरो होने के नाते तुमसे एक वादा करता हूँ, ये सारे के सारा जो एक्सचेंज है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पर एमा को अकेला छोड़ के चला जाऊंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपने इस कठिनाई भरे परेशानियों बड़े समय में एक साथ मिलकर डटकर खड़े रहें और इन परेशानियों को दूर भगाएं। क्या तुम मेरे साथ इस कठिनाई भरे सफर पर चलने के लिए तैयार हो? ये बात सुनने के बाद वो एमा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल आ जाते हैं और वो उसकी बात से एग्री हो जाती है। और तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा एमसी का जो प्लान था वो आखिरकार सक्सेस हो चुका है एमा को अपनी साइड करने के लिए। और तभी हमारा एमसी एमा से कहने लगता है कि जैसे यहाँ पर वो मैनेजर आ जाएगा तो हमें एक साथ मिलकर कॉपरेट करना होगा। तभी हमें कुछ देर बाद किसी के आने के हार्ट को सुनाई दिखाई देता है, उस दरवाजे से कोई आता है और हमारा एमसी मन में सोचने में लगा हुआ होता है कि जो यहाँ का मैनेजर होगा वो जरूरी कोई बुढ़ा आदमी होगा। मुझे बुढ़े लोगों के साथ बार्गेनिंग करने में वाकई बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी अचानक से जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उस दरवाजे में एक क्यूट सी रैबिट गर्ल बाहर निकल कर आती है जो कि देखने में कतई बवाल लग रही होती है, एकदम बाई हैशटैग गर्ल रैबिट गर्ल। और जिस तरीके की वो एक्सप्रेशन देने में लगी हुई होती है हमें पता चलता है कि इसकी टांगा तो वाकई बहुत ज्यादा कांपने में लगी हुई है बुरी तरीके से। और वो प्यारा सा क्यूट सी आवाज में हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम्हें सच में मेरे यहाँ पर बार्गेन करने के लिए जरूरत है। और वो गोली से कहने लगती है ये चीज, आई मीन बुढ़ा। और वो बुढ़ा उससे कहने लगता है कि आपको मेरी प्रेजेंस से इतनी ज्यादा परेशानी है तो मैं सिर्फ साइड में खड़ा होकर सुनूंगा और कुछ नहीं। जैसे ही हमारा एमसी जब इस रैबिट गर्ल को देखता है तो वो अपनी जो चाय पी रहा होता है इसको देखने के बाद कतई शौक हो जाता है और हमारा एमसी एमा से पूछने लगता है, यानी कि एमा से नहीं उस बुढ़े से पूछने लगता है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि ये तुम्हारा मैनेजर है कि मैनेजर है ना, या फिर कोई सर्विस बनी गर्ल जो ही कस्टमर को सर्व करने के लिए आई हुई हो। और एमा भी उस चीज को देखकर काफी तो खुश हो जाती है, चीज को नहीं आई मीन उस बनी गर्ल को। और इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और डायरेक्टली उस बनी गर्ल पर कूद पड़ती है और डायरेक्टली जाकर उस बनी गर्ल के कानों को छूना चालू कर देती है। जिस तरीके की हरकतें अब इस वक्त बनी करने लगी है, अजीब अजीब तरीके की आवाज निकालने चालू कर देती उआ की, ये देखने में काफी ज्यादा ट्रक भाई हंताई बन गया हंताई। और वो एमा से कहने में लगी हुई होती है कि अपने हाथ मेरे कानों से हटा लो। तभी हमारा एमसी एमा को पकड़कर दूर करता है और उससे कहने लगता है, एमा तुम किसी की भी कान इस तरीके से पकड़कर नहीं छू सकती है, ये बहुत ज्यादा रूड होता है। तभी एमा उससे कहने लगती है, हाँ हाँ तुमने सही कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपने इस इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे इस रैबिट के कान और भाई किसी डॉगी की तरह हरकतें दिखाने में लगी हुई है। तभी जो रैबिट होती है मन में सोचते कहने लगती है, हे भगवान, अच्छा हुआ कम से कम ये लड़का तो एकदम नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एमसी होता है वो उसे दिखाता है एमा को और उससे क्या लगता है कि अगर तुम्हें किसी के कान छूने हैं ना तो तुम्हें पहले जाकर अच्छी तरीके से उसके जाकर उससे परमिशन लेनी चाहिए। और सबसे पहले तो जाकर उस रैबिट गर्ल से माफी मांगता है और उससे क्या लगता है, क्या मैं आपके कानों को छूकर देख सकता हूँ? तभी रैबिट गर्ल मन में सोचते कहने लगती है, ये तो और भी ज्यादा ठगी है भाई। और हमारा एमसी कहने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे लगा यहाँ का जो मूड है वो थोड़ा अच्छा करना चाहिए तो मैंने थोड़ा मजाक कर दिया था। चलो अब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मेरा नाम गार्डोन जी है और मैं पेवर्ड से आया हुआ हूँ और मैं बहुत ज्यादा दूर से एक दूसरी कंट्री का, डिस्टेंट कंट्री का, नेशन का एक नोबेल हूँ। ये समय की बात है जब मेरे फादर है वो बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा टैक्स वसूला करते थे, बहुत ज्यादा टेरराइज किए मचाया करते थे और तुच्छ इंसानों को अपना स्लेव बनाकर रखा करते थे। और मरने से पहले उनके पास जितना भी पैसा बचा हुआ था उन्होंने सभी के सभी पैसा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से खर्च किया था। और मेरे फादर के मरने के बाद मैंने उनकी सारी की सारी जमीन, पैसा, जायदाद को अपने वश में कर लिया, आई मीन कब्जे में कर लिया। और मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ा, उसी लाइफ के पाथ पर चल पड़ा और मैंने भी बुरी तरीके से पैसा खर्च करना चालू कर दिया। लेकिन ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद मैंने बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और उसी समय पर मुझे एमा से मुलाकात हुई। ये एक प्रेस्टिस है जिसने मुझे मेरी जिंदगी की लाइट दिखाई और उन्होंने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में सिर्फ लालच बहुत ज्यादा बुरी बला होती है और कभी भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर सभी की मदद करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, तो मैं उस दुनिया इस ग्रीड से मतलब इस लालच से मुक्त हो सकता हूँ। और मैंने लास्ट 5 ईयर्स अपने हाउस होल्ड को रिजेक्ट करने में लगा दिए हैं और मेरे पास जितने भी पैसा थे मैंने सारे के सारे पैसों को जरूरतमंद लोगों पर बांट दिया है। और यही है वो प्रीस्टेस एमा जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया है और ये मेरी कंपनी ने अब तो, और इस एमा ने ही मेरी मदद की है और मुझे सही रास्ते पर चलना सिखाया है। तब मुझे बड़ा होता है ये कहानी सुनने के बाद मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उससे पूछने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ मिस्टर गार्डोन कि आप इस रिलीक को इसलिए सेल करना चाहते हो ताकि आप इस पैसे से दूसरों की मदद कर सको। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है कि जैसे ही मैं इस शहर में आया और जब मैंने इस शहर में कई सारे ऐसे गरीब लोगों को देखा जो कि जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, तो मेरे मन की इच्छा जाग उठी और मैं उन सभी के सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ इन पैसों से। और इसलिए मैं यहाँ पर अपनी इस खानदानी स्वॉर्ड को बेचने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। ये सारी की सारी जो कहानी होती है वो रैबिट सुनती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो वहीं पर रोना चालू कर देती है और उससे कहने लगते हैं कि आप तो वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और बताने लगती है कि मैं यहाँ पर इस शॉप की ब्रांच मैनेजर हूँ और मेरा नाम डोरका का है। अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूँ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ओ माई गॉड, हाउ क्विट, आई मीन क्वीट, स्वीट, क्यूट, जो भी है। और तभी हमारा एमसी स्वॉर्ड को निकालता है और उससे कहने लगता है कि हमारे लिए बेटर होगा कि अगर आप हमारे इस स्वॉर्ड को अप्रेज करो। आखिरकार ये हमारी खानदानी स्वॉर्ड जो है। और तभी वो रैबिट जैसे ही उस स्वॉर्ड को लेती है तो सबसे पहले तो वो इस स्वॉर्ड को सूंघना चालू कर देती है और जैसे ही वो इस स्वॉर्ड को सूंघती है तो अचानक से उसके कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो इस स्वॉर्ड को अपने दांत से चबाना चालू कर देती है तो उसका दूसरा कान खड़ा हो जाता है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि मेरी मिनिमम प्राइस है ना वो कम से कम 1000 गोल्ड क्रॉक्स तो होनी चाहिए। भाई गोल्ड क्रॉक्स, मुझे करेंसी कहने में दिक्कत आ रही है तो 1000 गोल्ड से समझ जाना, नॉर्मल करेंसी की तरह बोल रहा हूँ, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, तो गोल्ड कॉइन से आप समझ जाना। तो ये कह रहा होता है कि इससे कम से कम मुझे कम से कम 1000 गोल्ड तो चाहिए ही चाहिए। तभी जो रैबिट गर्ल होती है वो जैसे ही इसकी एनालाइज को पूरे करती है तो उससे कहने लगती है कि मैं इस स्वॉर्ड के बदले में आपको 5000 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ। तभी एमा इस बात को सुनने के बाद मन में सोचते कहने लगती है वाह इतनी सारी वैल्यू, मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी अपने अपने हीरो ऑफ जस्टिस के सिग्नेचर स्वॉर्ड से, ये वाकई बहुत वैल्यूएबल है। तभी जो बुढ़ाऊ होता है वो कहने लगता है लेकिन मैनेजर ये जो स्वॉर्ड है वो ब्लैक स्टील से नहीं बनी हुई है तो आखिरकार ये इतनी ज्यादा वैल्यूएबल कैसे हो सकती है। तभी हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि इस शॉप पर घुसने से पहले मैंने यहाँ की परचेजिंग पावर के बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है और मुझे पता चल चुका है कि अगर मेरे पास एक सिंगल गोल्ड कॉइन है तो उसके बदले में मैं 20 किलोग्राम राइस खरीद सकता हूँ और जो 20 किलो राइस है वो मेरे कम से कम 60 दिन के खाने के बराबर है। और अगर मैं 5000 गोल्ड कॉइन से सारे के सारे राइस खरीद लेता हूँ तो मुझे कभी भी भूखा नहीं बनना पड़ेगा। तभी बुढ़ाऊ उसके पास आता है और उस रैबिट से कहने लगता है स्टोर मैनेजर हमारे वॉल्ट में सिर्फ अभी 5300 गोल्ड कॉइन ही बचे हुए हैं। तभी वो रैबिट उससे कहने लगती है अंकल हाँ ये आपके लिए बेटर होगा कि आप मुझ पर इस बात पर ट्रस्ट करें। ये बात सुनने के बाद बुड्ढा कहने लगता है कि मुझे इस बात को लेकर काफी डर है, अगर मैंने अपने सारे के सारे स्टॉक किए हुए गोल्ड को इस तरीके से बर्बाद कर दिया तो हमारे जो बिग गाय हैं वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हमारा एमसी इनकी सारी की सारी बातों को सुनने में लगा होता है तो मन में सोचते कहने लगता है मुझे माफ कर देना लेकिन अब मुझे इस बात में ब्लेम मत करना कि अब मैं इसकी प्राइस को और ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ। और हमारा एमसी उस रैबिट से कहने लगता है कि यहाँ पर मैं सोचने में लगा हुआ था कि हमारी जो मिस रैबिट है यानी हमारी मिस मैनेजर है मेरी मदद करेंगे ताकि मैं उन पैसों से लोगों की मदद कर सकूं और मुझे कुछ अच्छी प्राइस प्रोवाइड करवाएंगे इस स्वॉर्ड के बदले में। लेकिन मुझे लगता है इसको देखकर कि मैं बहुत ज्यादा गलत था। ये बात सुनने के बाद जो बड़ू होता है वो चिल्ला पड़ता है और उससे कहने लगता है कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हो मिस्टर गार्डन, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जो स्टोर मैनेजर है वो इस कचड़े को इतनी गंदी तरीके से एनालाइज करें, इसकी इतनी प्राइस इसलिए वो बता रही हैं और खासकर वो एक डेमी ह्यूमन है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरे पास जो इंपीरियल स्वॉर्ड है वो कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, ये एक लेजेंडरी ग्रेड की वेपन है। अगर सिर्फ इसका मटेरियल 5000 गोल्ड कॉइन है तो अगर इसके अंदर की जो पावर है उसकी कीमत कितनी होगी, कम से कम 20000 गोल्ड कॉइन। ये बात सुनने के बाद एमा कतई शौक हो जाती है और वो बुढ़ाई भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम इस स्वॉर्ड के बदले में इस कचड़े स्वॉर्ड के बदले में 20000 गोल्ड कॉइन मुझसे मांगने में लगे हुए हो। और वो कहने लगता है मैनेजर इस बंदे को यहाँ से भगा दो। लेकिन जो मैनेजर होती है वो अचानक से अपने एक पेपर निकालती है और उससे कहने लगती है अच्छा ठीक है ये 20000 गोल्ड कॉइन के डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसे कभी भी कहीं पर भी विड्रॉ कर सकते हो, बाकी का जो बचा कुचा कैश है ना वो हम आपको डिलीवर कर देंगे। मुझे लगता है कि मैंने इस स्वॉर्ड की वैल्यू को वाकई में बहुत ज्यादा कमा कहा है। इसकी स्वॉर्ड की वैल्यू को मुझे उसकी प्राइस को और मुझे बताना चाहिए था, लेकिन अब अगर मैं इसकी प्राइस को बढ़ाता हूँ तो ये हमारी बॉटम लाइन को क्रॉस कर देगा और ये हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इस स्वॉर्ड का कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ राज जरूर है और अब मैं यहाँ पर उन्हें इतना ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकता है इसको और प्राइस बढ़ाने के लिए और अपने लिए इतनी ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। और तो और मैंने इस पाउन शॉप के बारे में पूरे के पूरे गाँव से मैंने इस पूरे टाउन वाले के लोगों से जानकारी हासिल की है कि इस पाउन शॉप के अलावा कोई और पाउन शॉप यहाँ पर मौजूद भी नहीं है दूर दूर तक, तो मेरे पास इस यहाँ पर बेचने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा हुआ है।
और अगर मैं यहाँ पर अपनी बॉटम लाइन इन्हें दिखा देता हूँ तो क्या पता कि मैं यहाँ पर 500 गोल्ड कॉइन ही बचा सकूँ। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इस बात को कंसीडर कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जो करंटली बार्गेन है वो मुझे काफी मिल चुका है इस स्वॉर्ड के बदले में। तभी हमारा एमसी खड़ा होता है और उससे कहने लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सच में हम पर दया दिखा दी है ताकि मैं अब इन पैसों से लोगों की और भी तो मदद कर सकूँ, इसलिए आपने इसकी प्राइस ज्यादा बताई है ना। मैं इस बात के लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका, और मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। तभी वहाँ पर वो दद्दू आते हैं और वो सारे के सारे 5000 गोल्ड कॉइन उसे दे देते हैं और उससे क्या लगता है कि तुम इसे काउंट कर सकते हो। लेकिन हमारा एमसी उस बैग को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है और वो एमा का हाथ पकड़ता है और उससे क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे काउंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब मुझे वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए यहाँ से चलना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक टूटा फूटा सा घर दिखाया जाता है मेंशन टाइप का, जिसकी बिल्डिंगें बहुत ज्यादा टूटने में लगी हुई होती है। देख कर ही पता चलता है इसको, और वो उसके अंदर घुस जाते हैं और एमा उससे कहने लगती है, लॉर्ड हीरो ऑफ जस्टिस आखिरकार आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं? क्या हम लोग सच में यहाँ पर रहने वाले हैं इस महंगे से होटल में? इस जगह को देखकर तो साफ साफ लगता है कि ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तभी एमसी हमारा चिल्लाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ये हमारे तुम्हारे कस्टमर सर्विस से बहुत ज्यादा बेकार यहाँ की कस्टमर सर्विस है, जबकि तुम्हारा गेस्ट यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आया हुआ है। तभी वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा कमाल और बवाल, और भाई साहब जितना बोलो उतना कम है। वो वहाँ पर आती सुट्टा मारती है और उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कि हमारी जो इन है, आई मीन जो हमारा होटल है, ये आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा लग्जीरियस है, लेकिन जो कॉमनर्स होते हैं वो हमारे कस्टमर्स बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। और तभी वे अपने चमचे को बुलाती है और उससे कहने लगती है कि तुम दोनों के दोनों, तुम सभी के सभी जाओ और इन दोनों से निपट कर आओ फटाफट से। और वो दोनों के दोनों चमचे जाकर हमारे एमसी और एमा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हमारा एमसी जब इस सिचुएशन को देखता है और उससे कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर कैजुअली तुमसे चैट करना चाहता था, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? तुम्हारी इतनी बुरी है हॉस्टिलिटी। अब समय आ चुका है कि यहाँ पर फालतू के गेम्स को खत्म किया जाए। और तभी वो ताली बजाता है तो पीछे दरवाजे खुलता है और वहां से कुछ लोग निकलते के आते हैं और हमारा एमसी चिल्लाते हुए लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें अपनी नोबिलिटी के बारे में बताऊं। तभी वहाँ पर कुछ लोग बड़ी बड़ी चीजें लेकर आ जाते हैं और बहुत सारे कपड़े चारों तरफ से घेर लेते हैं एमा को। एमा ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ पर अपनी ड्रेसेस को फिर दोनों को दोनों मिलकर बदलने लगती है। तभी एमा उससे कहने लगती है, से माय लॉर्ड मुझे बचाइए, मुझे बताइए, ये लोग मेरे कपड़े उतारने में लगे हुए हैं। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है एमा, चिल्लाओ मत इतना, ये मेरे प्लान का हिस्सा है दुनिया बचाने के लिए। तभी वहाँ पर जो लड़की होती है देखकर कंफ्यूज हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है यहाँ पर इतनी ज्यादा शो ऑफ करने के बाद। तभी 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों के जो लड़के, जो आई मीन हमारे एमसी और एमा की जो ड्रेसअप है वो पूरी तरीके से बदल चुका होता है। जब ये लड़की वहाँ पर उसको देखती है तो वो शौक हो जाती है और उनमें सोचते कहने लगती है, अभी अभी जिस बंदे ने इस चीज का इस्तेमाल किया है वो टेलरिंग टेक आउट सर्विस है। और तभी हमें इस क्यूट सी हॉट एमा को दिखाया जाता है जिसकी जैसे ही नए कपड़े होते हैं तो ये कतई बवाल लग रही होती है। अगर ये आपको बवाल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तभी नेक्स्ट में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि ड्रेसअप करने के बाद कतई कूल लग रहा है। ये सब हरकतें देखने के बाद जो लड़की होती है, जो ओनर होती है इनकी इस होटल की, वो कतई शौक हो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है, अभी अभी इस बंदी ने जो यहाँ पर कपड़े बनाने में लगे हुए होते हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ नोबल्स के लिए कपड़े बनाते हैं और इनके जो कपड़ों की वैल्यू होती है वो वाकई में 100 और मतलब 100 से लेकर 1000 गोल्ड कॉइंस तक पहुंच जाती है। और इनकी सर्विस यहाँ पर वो तुम्हारे घर पे आकर, तुम्हारे जगह पर आकर तुम्हें कपड़े पहनाकर जाते हैं, बनाकर तुरंत के तुरंत। कम से कम 1000 गोल्ड कॉइन की इसकी कीमत तो जरूर होगी। आखिरकार इस जैसे छोटे से शहर के लोग इस इतनी ज्यादा महंगी सर्विस को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? सिर्फ बड़े लोग ही इस सर्विस को अफोर्ड कर सकते हैं। तभी हमारे एमसी के पास बटलर आता है, उसे सारी सारी डिटेल देता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो इतने ज्यादा बुरे भी नहीं है, 50-50 में तुम इनके मार्क्स दूंगा। अब तुमने ये मेरे लिए काम कर दिया है तो तुम्हारी जो इसकी टोटल प्राइस है 25,000, उसके बदले मैं तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन टिप के तौर पर देता हूँ। तो गाइस इसकी जो टोटल प्राइस थी वो 2500 गोल्ड कॉइन है गाइस, 2500 गोल्ड कॉइन। तभी वो बटलर आकर उससे कहने लगता है कि मिस्टर गार्डन, आपको सर्व करने का मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप किसी तरीके से डिससेटिस्फाई हो तो आप मुझे बता सकते हो, कभी भी बुला सकते हो। मैं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इस वक्त काफी ज्यादा थक चुका हूँ तो सारा का सारा सामान पैक करो, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ आराम करने के लिए। और वो बटलर कहने लगता है, अच्छा बैरन तो आप यहाँ पर आराम कीजिए, अब मैं चलता हूँ। तभी वहाँ पर जो इस लड़की, ये लड़की है जो अभी रेड कलर के बालों की, जो लाल कलर वालों वाली जो लड़की है ना, वो इस होटल की ओनर है। और वो अचानक से जैसे ही वो हमारे एमसी को इतने ज्यादा अच्छी तरीके से कूल स्टाइल मारते हुए देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पट जाती है। और भाई अपने बड़े बड़े, अरे यार मैं इस लाइन में नहीं जाना चाहता, लोग मना करते हैं कमेंट कर, सही बता रहा हूँ। तभी वो बड़े बड़े गुब्बारे लेकर हमारे एमसी का हाथ पकड़कर उनमें फंसाना चालू कर देती है, जैसे कि पटाने लगी। भाई जैसे ही अमीर दिखा, पैसा दिखा, चिपक गई। और उससे माफी मांगते उससे कहने लगती है, मिस्टर बैरन मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं आपको उस समय पर नहीं पहचान पाई और मैंने आपसे गलत भाषा का उपयोग कर आपसे बात की है।
ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ का सबसे ज्यादा बेस्ट खाना मुझे प्रोवाइड करवाओ। और वो लड़की उससे कहने लगती है कि आप बस मुझे फॉलो कीजिए, मैं यहाँ का सबसे ज्यादा बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तभी जो हमारा एमसी होता है वो एमा को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। और दूसरी तरफ हमें एमा को दिखाया जाता है जो कि ये सब होने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ ये सब क्या चल रहा है। वो टोटली कंफ्यूज हो रही होती है और वो सिर्फ उस 2500 गोल्ड कॉइन के बारे में सोचने में लगी हुई होती है और कह रही होती है सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों के लिए 2500 गोल्ड कॉइन, 2500 गोल्ड कॉइन। तभी जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचते हैं एमा उसको देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है जरा इसे देखो तो जरा ये सोफा कितना ज्यादा मुलायम है और ये बेड कितना ज्यादा मुलायम है। और उस बेड पर कूदना चालू कर देती है एक बच्चे की तरह। और एमा को इस तरह इतना ज्यादा खुश होते हो जब हमारा एमसी देखता है तो वो अपने आप को संतुष्टि पाता है। और एमा इस वक्त खुश होते हमारे एमसी से कहने लगती है यहाँ पर लेटने के बाद तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी रुई के गद्दे पर रुई के इलाके में सोने में लगी हुई हूँ कॉटन में, और ये किसी बेलोनी से बहुत ज्यादा बेटर है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, बेलोनी मेरे वर्ल्ड की जो चटाई थी ना ये तो उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा टाइट है, हार्ड है। आखिरकार तुम इतने समय से कहाँ पर सोती हुई आ रही हो। तभी एमा उसे बताने लगती है कि कभी कभी अगर मेरी किस्मत अच्छी हुआ थी तो मैं सुगरों के साथ सो जाया करती थी, कभी बैल के साथ, गाय के साथ, कभी घोड़े जहाँ पर सोते हैं मैं उस जगह पर अस्तबल में जाकर सो जाया करती थी, कभी कभी तो मुर्गियों के घोंसले में भी जाकर सो जाया करती थी। यहाँ तक कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें सड़कों पर सुना कर ले मिलता है। लेकिन दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इतना ज्यादा मेरे लिए बुरा भी नहीं है क्योंकि तुम रात को सोते वक्त आसमान के तारों की तरफ, सुंदर से आसमान की तरफ भी देख सकते हो। और यह चीज मुझे वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आती है और अपने हाथ को आसमान की तरफ बढ़ाती है। जब हमारा एमसी इस तरीके से उसकी ये बात सुनता है तो एकदम से सीरियस मोड में आ जाता है और वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है। उस मोमेंट के बारे में सोचने लगता है जब हमारा एमसी गरीब हुआ करता था जब बचपन में, और उसके पास एक छोटी सिस्टर भी हुआ करती थी। यहाँ पर उसकी जो छोटी सिस्टर होती है वो उससे कह रही होती है जियायु जियायु मुझे आपके कपड़ों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, आप इन्हें पहन सकते हो बिग ब्रदर। यहाँ पर उसने अपनी बहन से वादा किया था, अपनी सिस्टर से वादा किया था कि तुम इस वक्त का इंतजार करो जब मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि तुम्हें कभी भी इतनी ठंड का एहसास नहीं होने दूंगा और तुम्हें एक बहुत बड़े मेंशन में रहने के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। तभी उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो हमारा बेड इतना ज्यादा बड़ा हुआ करेगा कि हम दोनों मिलकर उस बेड पर एक साथ सो जा करेंगे। तभी जो एमा होती है वो वहाँ पर जगती है, मतलब उठती है और वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि मुझे पता है कि मैं जिस तरीके से सोचा करती थी कि तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो, तुम उस तरीके से हीरो ऑफ जस्टिस तो नहीं हो, लेकिन एमा तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा समझती है। तभी हमारा जो एमसी होता है ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा एकदम से सीरियस मोड में आ जाता है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छा बंदा हूँ? और उससे कहने लगता है कि चाहे तुम दुनिया को बचाओ यहाँ पर या चाहे तुम उन लोगों को बचाओ जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम्हें उन्हें बचाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो है पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। और तभी कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उनके कमरे में काफी ज्यादा खाने की सामग्री वहाँ पर आ चुकी होती है, मतलब अलग अलग तरह की डिशेस उनके सामने लग चुकी होती है। ये सब देखने के बाद हमारी जो एमा होती है उसके मुंह से इतना ज्यादा लार्वा टपक रहा होता है, इतना ज्यादा लार्वा टपक रहा होता है, लार टपक रही होती है कि वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। और उससे कहने लगती है कि हम लोगों ने इस छोटी सी चीज के लिए इतना ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए ठीक है? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुमने अपने मुंह से इतने ज्यादा लार्वा टपकाती रही तो तुम डिहाइड्रेट से मर जाओगी, तो इस तरीके से लार टपकाना बंद करो सबसे पहले तो। और कहता है कि ये सबके जो मैं करने में लगा हुआ वो अपने प्लान के अनुसार करने में लगा हुआ हूँ और इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। तभी हमारा जो एमसी होता है वो उनकी बातों को याद करता है और उन्हें सोचते कहने लगता है कि मुझे एक चीज याद आ गई है कि वो उस मैनेजर से लेकर इस होटल की ओनर तक ने कहा था कि उस बिग वन के बारे में, लेकिन किस बिग वन के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? ऐसा हो सकता है कि इस टाउन का ये फ्यूडरल लॉर्ड है, शायद ये लोग उसके बारे में बात कर रहे होंगे। और इतना ज्यादा बड़ा आदमी मेरे जैसे छोटे से इंसान के लिए अनटचेबल है, मैं उस तक कैसे पहुंचूं ताकि मैं अपने आप को एक एरिस्टोक्रेट के तौर पर पूरी तरीके से बदल सकूं। और एक बार मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट उससे के साथ बना लूं तो वो मेरे लिए एक ऐसी चाबी बनेगी जिससे मैं और ज्यादा बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बना सकता हूँ। और ऐसा करने से फ्यूचर में मुझे काफी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। लेकिन एक जैसी छोटी और गरीब जगह पर अगर मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन सभी को दिखाता हूँ, ये बहुत ज्यादा बेकार और बहुत ज्यादा पागलों वाली हरकतें होगी। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेटर मूव यही होगा कि मैं पूरे टाउन को अच्छी तरीके से एनालाइज करूं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट करूं और कुछ ऐसा करूं जिससे कि वो बिग आदमी मेरे को खुद अपने पास चल कर आए, मतलब खुद मेरे पास चल कर आए। सबसे पहले इस टाउन की इकोनॉमी को मुझे सबसे पहले एनालाइज करना होगा पूरी तरीके से। तभी हमारा जो एमसी होता है वो एमा से कहने लगता है कि तुम खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, हम कल वापस से इस टाउन के पूरे चक्कर लगाएंगे ताकि हम और ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकें। और तभी हमें एमा को दिखाया जाता है वो इतना ज्यादा खाना खा लेती है उसका पेट भी बहुत ज्यादा बाहर निकल आता है और वो एमसी से कह रही होती है कि मैं पूरी तरीके से खा चुकी हूँ, मेरा पेट भर चुका है।
तभी हमें नेक्स्ट सीन में कहीं और का सीन दिखाया जाता है। ये जगह काफी ज्यादा डरावनी दिख रही होती है और नाइट का सीन होता है और इस जगह का नाम मूनराय कासिल है। वहाँ पर कोई बंदा मीट खा रहा होता है और एक बंदा उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ होता है और वो अपनी जान की भीख मांगने में लगा हुआ है इस वक्त। तो वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी से कह रहा होता है कि तुम इतने समय से अपने घुटनों के बल पर यहाँ पर बैठे हुए हो, तो मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे और तुम्हें भूख भी लगवाई होगी। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम मोटो है, काउंट मोटो। तभी मोटो को देखने के बाद उस बंदे की काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है और उससे कह रहा होता है, सर काउंट, मैं चाहे कितनी मेहनत कर लूं, मैं उतना ज्यादा टैक्सेस का इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मंथली सिर्फ 800 गोल्ड कॉइन ही यहाँ पर टैक्सेस में मिल पा रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी, और जिनसे मैं टैक्स वसूलने में लगा हुआ हूँ उनके पास भी इतना पैसा नहीं बचा हुआ है। हमने ऑलरेडी उनके सारा का सारा पैसा अपने कब्जे में ले लिया है। तभी जो मोटा होता है वो स्माइल मारते हुए उससे कहने लगता है कि तुम अभी भी मेरे हाथों को इस तरीके से थकाने वाले हो। तभी ये बात देखने के बाद वो बंदा डर जाता है और उससे कहने लगता है, मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था, मैं खाता हूँ। और वो जल्दी जल्दी से खाना चालू कर देता है। और तभी जो काउंट मोटो होता है वो उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तुम उस सीट पे जाकर बैठ जाओ। आखिरकार मैंने तुमने फर्स्ट रेट का खाना यहाँ पर तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है, जिसे कल्टीवेट करने के लिए 30 मंथ का समय लगता है। तभी बंदा उससे कहने लगता है, ये वाकई बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मुझे ये खाना वाकई बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैंने ऐसा ज्यादा खाना पहले कभी नहीं खाया है। और तभी जो मोटो होता है वो एक चुटकी बजाता है। जिसे चुटकी बजाता है तो वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खाना लेकर, मतलब जो भी मीट होती है वो सब कुछ, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मीट लेकर वहाँ पर आ जाती हैं। और वो मोटो इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। तो ये बंदा उससे कहने लगता है, सर काउंट, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता है कि ये खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खा सकता। और वो जो मोटो होता है वो उस बंदे से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए हर महीने 2000 गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे करना टैक्स के तौर पर वो काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हर महीने 2000 गोल्ड कॉइन ला कर दोगे अगर मैं तुम्हें उस टाउन का मेयर बना देता हूँ तो। लेकिन तुम्हें ये भी बात पता होगी कि मुझे सबसे ज्यादा चीज किन तरीके के लोगों से नफरत है। और तभी वो उस बंदे को उस चेयर पे बिठाने के बाद उसके जो पैर होते हैं वो उस चेयर से बंध जाते हैं। और तभी मोटो उससे कहने लगता है कि अगर तुमसे मुझसे माफी की उम्मीद भी रखते हो, तुम्हारे सामने जितना भी खाना बचा हुआ है वो 15 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें पूरे खाने को खाना होगा। और अगर तुम यहाँ पर ऐसा करने में फेल होते हो तो तभी जमीन के जो रास्ता होता है वो अजीब तरीके से खुलना चालू हो जाता है और वो बंदा अपने आप को चारों तरफ से एक नाले से घिरा हुआ पाता है। ये देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं और वो पूरा का पूरा नाला होता है वो मगरमच्छ से भरा हुआ है। और वो काउंट मोटो से कहने लगता है कि अगर तुम इसमें फेल हो गए तो सारे के सारे मगरमच्छ तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। ये देखने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से खाना चालू कर देता है और जो मगरमच्छ होते हैं वो चढ़ना चालू कर देते हैं वहां पर उसे खाने के लिए। और वो बंदा ये देखकर डर के जल्दी जल्दी खाना चालू कर देता है, लेकिन फिर भी उसकी जो टेबल होती है, उसकी जो पानी होता है वो धीरे धीरे करके ऊपर तक पहुंचना चालू हो जाता है और काउंट मोटो उसको देखना रखता है। और उसकी इस तरीके से मतलब क्या खुशी मिलती है, पूरा का पूरा बंदा सैडेस्ट है, इसको इस तरीके से मरते हुए इसे काफी तो खुशी मिल रही थी। तभी जो काउंट मोटो होता है वो किस चीज से कह रहा होता है कि एक ने हर मतलब इस मंथली 2000 गोल्ड कॉइन टैक्स के तौर पर इकट्ठा करने में नाकामयाब रहा। और यहाँ पर दूसरी तरफ को देखो तो जरा, दूसरी लड़की ने क्या कर दिया है दूसरी तरफ। तभी यहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और वो कह रहा है, कोई कह रहा होता है इसे, सर काउंट, मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज, एक और मौका दे दीजिए। और मोटो तभी हमें उस रैबिट को दिखाया जाता है। जो मोटो होता है वो उस रैबिट से कह रहा होता है कि इस लड़की को देखो तो जरा, इसने मेरे 25,000 गोल्ड कॉइन्स को बस ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और हमें उस रैबिट को एक कुछ चेन से बंधा हुआ पाया जाता है। भाई देखने में कभी बवाल तो लग रही है, लेकिन यार सिचुएशन गलत है। और इतनी ज्यादा डर गई होती है, इतनी ज्यादा डर गई होती है कि इसने अपनी पांट में ही सुसु कर दी इस रैबिट ने। तो वो रैबिट सबसे पहले तो उसे एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है, माय लॉर्ड, ये जो स्वॉर्ड है ना, जो स्वॉर्ड मैंने 25,000 गोल्ड कॉइन से खरीदी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इमेंस फोर्स है। इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है कि कोई आम मनी तो इसे खरीद भी नहीं सकती, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मैं इस बात को लेकर 100% श्योर हूँ। तभी जो मोटो होता है वो स्वॉर्ड को देखता है और उससे कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो एक अच्छा सा दिखने वाला नोबल बंदा जिसका नाम गॉर्डन जी है, जो कि पेवुड टाउन से आया हुआ है, बहुत ज्यादा दूर के नेशन से। ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। और तभी वो अपने शेडो को बुलाता है और उससे कहने लगता है, फैंटम, तुम जल्दी से जाओ और इस बंदे के बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठी करके लाओ। और तभी जो मोटो होता है वो सबसे पहले जाकर है उस रैबिट के कान पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी सबसे ज्यादा मासूम और डरने वाली रैबिट, जिस चीज को तुम नोबिलिटी को तुम शायद अच्छी तरीके से जानती नहीं हो। नोबिलिटी में सबके सब बीस्ट छुपे होते हैं। आखिरकार इन जैसे बीस्ट के पास कुछ अच्छी गुडविल कैसे हो सकती है? वे सारे के सारे से ब्लड थर्स्टी हैं, आई मीन खून के प्यासे। तुम बिल्कुल भी उन पर भरोसा नहीं कर सकती, इस बात को याद रखना। तभी हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि किसी से कहने में लगा हुआ था, हे लिटिल गर्ल, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अपने कपड़े पूरे के पूरे उतारने होंगे।
हमें तभी एमा को दिखाया जाता है तो हमारा जो एमसी होता है वो हमारी एमा से कहने में लगा हुआ होता है कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। एमा उससे मना कर रही होती, नहीं यार मुझे अपने कपड़े नहीं उतारने, प्लीज मेरे को मेरे कपड़े मत उतरवाओ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने खुद कहा था कि जो प्रेस्टिस है वो तुम अपने हीरो की सारी डिजायर्स को सेटिस्फाई करवाएगी। तभी एमा होती है वो काफी ज्यादा मासूम से चेहरा बनाती है और रोना चालू कर देती है। उससे कहने लगती है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं। तभी हमारा एमसी जबरदस्ती उसके कपड़े उतारना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि ये चीज तुम्हारे लिए डिसाइड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और जबरदस्ती उसके कपड़े सारे के सारे उतार देता है। लेकिन हमारा जो एमसी होता है इस वक्त उसके कपड़े इसलिए उतारने में लगा होता है ताकि वे उसे नहला सके, और उसके कपड़े उतारने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हारे शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और तुम जल्दी से इस पानी में कूदो और नहाओ फटाफट। और मन में सोचते कहने लगता है सीरियसली आखिरकार इसने आखिरकार लास्ट टाइम कब नहाया था जो इसके शरीर से इतनी ज्यादा बदबू आने में लगी हुई है। और इस वक्त एमा को पानी से बहुत ज्यादा डर लगने में लगा हुआ होता है, और जैसे वो उस स्विमिंग पूल में कूदती है तो वो जोरों से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने में लगी हुई है। क्या होगा अगर इस पानी के अंदर किसी प्रकार का कोई सांप आ गया तो? लेकिन जैसे ही वो वहां पर देखती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो वाकई बहुत अच्छा होता है और वो इतना ज्यादा गहरा भी नहीं होता। और अचानक से जैसे वो होश में आती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा वार्म है, बहुत ज्यादा गर्म पानी है। और इसमें नहाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये देखने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कभी भी लाइफ में इसने इस तरह की जिंदगी नहीं जी है। ये लड़की बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि ये मेरी छोटी सिस्टर यानी कि जियाजी है। जब मैं पहली बार जियाजी को एक बड़े से मेंशन में लेकर गया था तब उसने भी मुझे बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन दी थी। तभी अचानक से जैसे ही एमा वहां पर नहाने में लगी हुई होती है तभी उसके पैरों के पास कुछ अजीब सी चीज आने लगती है, और जैसे ही वो एमा के पैरों को छूती है तो एमा ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहने लगती है जरा एक मिनट रुको, ये क्या है मेरे पैरों के पास? इसको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे पैरों के पास कुछ बहुत ज्यादा चिपचिपी और बहुत ज्यादा गर्म चीज आकर लग चुकी है। और तभी वहां पर जो अजीब सी चीज उड़ने में लगी, मतलब जाने में लगी हुई होती है, वो वहां से उसको टच करना चालू कर देती है विगल विगल कर, जिससे कारण एमा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डायरेक्टली हमारे एमसी के ऊपर चढ़ जाती है बचने के लिए, और चिल्लाकर कहने में लगी हुई थी कि यहाँ पर एक सांप है, यहाँ पर एक सांप है। और जब हमारा एमसी अपने चेहरे से उस एमा को हटाता है और उससे कहने लगता है, एमा पहले तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, यहाँ पर सांप नहीं हो सकता क्योंकि ये गर्म वाटर है। तभी अचानक से एमसी की नजर किसी चीज पर जाती है और वो उसको देखकर कहने लगता है जरा एक मिनट रुको, यहाँ पर इस पानी के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है। और जैसे ही वो जाकर देखता है तो वहाँ पर किसी चीज की परछाई उसे दिखाई देती है। तभी उस होटल की ओनर वहाँ पर आती है और उससे कहने लगती है कि ये कोई सांप बाप नहीं है, ये बस एक स्लग है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि हमारे इस टाउन के साउथ ईस्ट में पाई जाती है। इनकी जो ब्लेजिंग बॉडीज होती है वो हमारे पानी को, पूल के पानी को गर्म करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और इस तरह के जो कीड़े होते हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन स्लग्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो हमारे इनके यहाँ के टेम्परेचर को, पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। और कम से कम 5 स्लग्स की जरूरत पड़ती है और एक स्लग ही पूरे की पूरे यहाँ के वाटर को गर्म करने के लिए काफी है। और भाई कतई मजा आ गया देखकर। और इनमें से ये सारे के सारे जो स्लग्स हैं वो कोई भी उसमें से टॉक्सिक नहीं है, कोई भी जहरीला नहीं है, और ना ही वह लोग अग्रेसिव है और वो किसी पर अटैक भी नहीं करते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर वो तुम्हारे बाथ हाउस में मदद करते हैं, नहाने में मदद करते हैं, तो तुम यहाँ पर अपने घर जैसे समझ सकती हो और आराम से नहा सकती हो। ये बात सुनने के बाद एमा उससे कहने लगती है, क्या तुम जो भी कहने में लगी हुई है वो क्या सच है? तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैं अपने इतनी ज्यादा क्यूट सी कस्टमर के साथ झूठ कैसे बोल सकती हूँ। तभी हमारे एमसी के दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचते कहने लगता है, इस जगह को देखकर तो मुझे वहाँ पर हॉट स्प्रिंग की याद आ चुकी है जो हमारे वर्ल्ड में हुआ करते थे, और वे बहुत ज्यादा लग्जरियस और बहुत ज्यादा अच्छा रहा करते थे। और मेरी इस दूसरी दुनिया में आने के बाद भी मेरे पास कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज मौजूद है जिस चीज का मैं अच्छे तरीके से फायदा भी उठा सकता हूँ। तभी एमसी से कहने लगता है कि तुम जल्दी से ना जाओ, मुझे इस लड़की के साथ कुछ बात करनी है और बिना मेरी परमिशन के यहाँ से निकलने की कोशिश भी मत करना और अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को साफ करना। और एमा इस बात को एग्री कर जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है कि इनकी जो ओनर होती है वो सबसे पहले तो उसको वाइन प्रोवाइड करवाती है एक बढ़िया क्वालिटी की, और वो उससे कहने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आए हैं मिस्टर गोर्गोन। और तभी ये लड़की अपने मन में कुछ प्लान बनाती है, मन में सोचते कहने लगती है, आखिरकार मेरे इन में एक ऐसा बंदा आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा रिच है और बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। मैं इस मौके को बिल्कुल भी गवा नहीं सकती, मुझे इस बंदे को अपनी साइड में करना ही होगा। हाँ, लाइन मारने की कोशिश कर रही है हमारे एमसी पर। और मन में सोचते कहने लगते है कि अब मैं इस बंदे का इस्तेमाल करूंगी ताकि ये मेरी ह्यूमन ट्रेजरी बन जाए, मतलब खजाने की चाबी। इस शब्द में कहा जाए तो खुद खजाना, जहाँ पैसा है वहां पर जाना, इसको ऐसा कह सकते हो। और वो डेविल वाली स्माइल मारती है और जो वाइन का गिलास पकड़े हुए होती है वो अचानक से अपने हाथों से छोड़ देती है, और जैसे भी जो गिलास होता है वो उसके अपने कपड़ों पर गिराना चालू करने लगती है, और वो जो गिलास होता है वो उसके गुब्बारों पर जाकर गिर जाता है। भाई भर गई, भाई क्या है ये, नीचे से निकली भी नहीं, भर गई भाई पर। भाई गाइस ये सीन थोड़ा हो सकता है कि यूट्यूब थोड़ा कर दे ब्लॉक
पर देखते हैं भाई, किस्मत अच्छी तो नहीं करेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ना ही करे यार, ये इतनी बढ़िया चीज दिखा रहे हैं तो एक लायक तो बनता है यार। और ये सारी की सारी जो कल्पना होती है वो उस लड़की की ये कल्पना हो रही होती है कि सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हैं, कि अगर मैं इसे इस तरह चीज दिखा दूं तो ये भी अपनी लाट टपकाने लगेगा, ठरकपन दिखाने लगेगा, और इतना करते करते इनके बीच का इंटीमेट सीन ज्यादा बढ़ जाएगा और ये सीधे जाकर बेड पर कूद पड़ेंगे। और फिर बेड पर क्या होता है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खुद ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर रियलिटी में कुछ और ही हो गया, इसका सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। जैसे ही उसने अपने हाथों से गिलास को छोड़ा तो हमारे जो मिस्टर गेरगोन यानी कि हमारे जो एमसी है वो डायरेक्टली जल्द जाकर उस गिलास को पकड़ लेते हैं गिरने से पहले ही। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर आपके कपड़े एक बार खराब हो जाते तो उन्होंने चेंज करने में काफी ज्यादा समय लगता, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने चाहता। मैं जितना ज्यादा जल्दी हो सके इस टाउन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। आखिरकार समय ही पैसा है मेरे लिए। इस तरीके से देखने के बाद वो लड़की तुमसे सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है, ओ मैन, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम वाकई में बहुत ज्यादा तेज हो यार। और मन में सोचते कह रही होती है कि जैसा कि मैंने प्लान किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ इसके साथ। और हमें हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है कि जब वो पिछले वर्ल्ड में था वहाँ पर 90% लड़कियां यही ट्रिक का इस्तेमाल किया करती थी हमारे एमसी को पटाने के लिए। यहाँ पर एक्सीडेंटली उनके ऊपर वाइन कर जाती थी, कपड़े गंदे हो जाते थे तो हमारे एमसी को लेकर जाकर, समझ गए होगे ना, आहा वो हो जाएगी, ऐसा प्लान बनाया करते थे। और इतना ज्यादा प्लान का शिकार बनने के कारण हमारा एमसी एकदम से फुर्तीला बन चुका है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो उससे कहने लगता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मैडम? और तभी वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और मन में सोचते कह रही होती है कि बेरन को देखकर ऐसा लगता है कि जो मिस्टर गार्गोन है वो वाकई में बहुत ज्यादा सिंपल है। तो अब समय आ चुका है कि मैं अपने प्लान को चेंज करूं और धीरे धीरे एक एक स्टेप कर उनके नजदीक जाऊं। और वो बताती है कि मेरा नाम लाला है और मैं इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज की मालकिन हूँ, इस पूरे की पूरे पैलेस मतलब जेड पैलेस इनकी। तभी हमारा एमडी उससे कहने लगता है, तो मिस लाला, क्या आप मुझे इस पूरे की पूरे टाउन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकते हो, मतलब जानकारी बता सकते हो कि आखिरकार इस टाउन में चल क्या रहा है? ये बात सुनने के बाद जो लाला होती है वो उसे बताने लगती है और उससे कहने लगती है कि जिस टाउन में अभी तुम इस वक्त मौजूद हो उसे क्रोकोडाइल टाउन के नाम से भी जाना जाता है, और ये समुद्र के किनारे पर मौजूद है इस वक्त, और क्रोकोडाइल बे किंगडम के साउदर्न साइड में मौजूद है। ये पूरा का पूरा टाउन एक ऐसे इलाके से भरा हुआ है जिनके चारों तरफ से मगरमच्छों ने घेर रखा है। और तो और ये भी कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे जो टाउन है वो यहीं से, मतलब पूरे जो बे किंगडम है, पूरे के पूरे रॉयल फैमिली है वो इसी किंगडम से होकर निकली हुई है, आई मीन इसी जगह से निकली हुई है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है, अच्छा मुझे अब समझ में आया कि आखिरकार ये लोग क्रोकोडाइल को अपना सिंबल क्यों समझते हैं, मानते हैं, वो भी नेशनल सिंबल। तो क्या इस देश के पास कोई और ज्यादा स्पेशलिटीज है क्रोकोडाइल को भी छोड़कर? तभी लाला उसे बताने लगते हैं, अगर आप स्पेशलिटी के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर के जो पॉइंट राइस है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है यहाँ के। और बताने लगते कि मुझे पता है कि जो पूरे पूरे जो बे किंगडम है वो सेपरेटली पॉपुलेट डिस्टेंट कंट्री है, लेकिन यहाँ की जो जमीन है वो वाकई में बहुत ज्यादा उपजाऊ है राइस के लिए, और यहाँ के जो पॉइंट राइस कल्टीवेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पॉन्ड पैडीज को पॉइंट राइस में प्रोसेस किया जाता है और वो कॉमन राइस से 3 गुना ज्यादा निकलते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए अपनी भाषा में तो बासमती चावल, मतलब अच्छी क्वालिटी के चावल कहे तो अच्छी क्वालिटी के चावल सिर्फ यही मतलब उगते हैं, और इसलिए इन चावलों को सिर्फ नोबल्स ही खाते हैं। और इसकी प्राइस, मार्केटिंग प्राइस बहुत ज्यादा है और कोई आम बंदा इन चावलों का आनंद नहीं उठा सकता। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब है ये कि ऐसा खाना जिससे सिर्फ नोबल्स खाते हैं? और लाला उसे बताने लगते हैं कि ये भी कहा जाता है कि इस पूरे के पूरे क्रोकोडाइल किंगडम में 5 में से एक ऐसे, मतलब 5 आउट ऑफ 1 नहीं, आई मीन 1 आउट ऑफ 5 का जो राइस की सप्लाईज है वो डोमेस्टिक नूबल्स को जाती है और रॉयल फैमिली को जाती है। तो बाकी की 4 आउट ऑफ 5 वो मतलब बाहर के देशों के लिए शिप में चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है यहाँ से। सीधे शब्द में कहा तो सिर्फ अमीर लोग खा सकते हैं इस चीज को, गरीबों की तो खैर सोचना भी बेकार है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो क्या खाते हैं? तभी लाला उसे बताने लगती है कि यहाँ पर सस्ते चावल, जब सस्ता अनाज आता है जो कि बाहर के कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। ज्यादातर यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ सिंपल चावल खा जाते हैं और किसी के पास तो वो भी नहीं होता खाने के लिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये टाउन और ये किंगडम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, पूरे अंदर से लेकर। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर पूरे टाउन में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और तुमने इस टाउन में आकर इतने बड़ा इन खोलकर रखा हुआ है, इतना लग्जरियस। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जो मिस लाला की मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेटजी है, वो वाकई में बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। ये बात सुनने के बाद लाला एकदम से सरप्राइज हो जाती है और वो उसके पचड़े छूटने लगते हैं और वो उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर रिमार्केबल स्ट्रेटजी क्या लगती है, तुम सच सच बताओ। मैंने यहाँ पर इसलिए लग्जरी होटल खोलने के लिए बारे में सोचा क्योंकि ये किंगडम से बहुत ज्यादा दूर है, इस बॉर्डर एरिया में प्रोजेक्टी राउंड बाउंड है पूरा का पूरा। और तभी ये बात सुनने के बाद एमपी सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछ लगता है आखिरकार ये प्रोजेक्टी राउंड बाउंड क्या है, और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो जिस स्लग्स का इस्तेमाल तुम यहाँ पर गर्म पानी
करने के लिए करने में लगी हुई हो वो यहीं पर मिलते हैं। ये बात सुनने के बाद लाला से बताने लगते हैं कि तुम्हें बता, हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन वहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ ये स्लग्स ही नहीं है, लेकिन वहाँ का जो क्रीचर है वो उस पूरे के पूरे पॉजिटिव राउंड अबाउट के लिए और तो और यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल फायर बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम मोल्टन ड्रैगन स्पैरो के नाम से भी जानते हैं। और ये सारे के सारे जो स्पैरो हैं वो लावा में निवास करते हैं, आई मीन लावा वॉल्केनो में रहते हैं, जो इनका जो टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री से भी ज्यादा होता है और उनकी हीट के कारण जो अर्थ की वीन है वो गर्म रहती है हमेशा और वॉल्केनोस एक्टिवेट रहते हैं, इसलिए उनके पास नेचुरली देखा जाए तो फायर टाइप मैजिक है। अगर यहाँ पर उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा किया, मतलब उन्हें गुस्सा गुस्सा आया, तो इनकी एक्टिविटी, इनके मूड पर, इनकी एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है इनकी यहाँ आसपास की पूरी इलाके के वॉल्केनस को। यहाँ तक कि इतनी गर्म है आसपास का जो उसके इलाके का सी का वाटर है वो भी बॉयल मतलब उबल पड़ता है इतना टेम्परेचर होने के कारण। और तो और लेकिन अगर उनके जो फेदर्स हैं यानी कि उनके जो पंख हैं वो इतने ज्यादा कीमती हैं क्योंकि उनके पास वो मैजिक एसेंस, फायर मैजिक एसेंस को होल्ड करते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल भी है और इनसे बने हुए मैजिक स्टाफ बहुत ज्यादा महंगे बेचते हैं और इनकी कीमत कम से कम 20,000 से 30,000 तक जा सकती है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास इस ड्रैगन स्पैरो के विंग्स आ गए, आई मीन पंख आ गए, तो वो काफी ज्यादा अमीर बन जाएगा और जिसको भी इसके पंख चाहिए तो उसे सबसे पहले इस क्रोकोडाइल टाउन में आना पड़ेगा क्योंकि यही उस प्रोजेक्टरी राउंड अबाउट के सबसे ज्यादा नजदीक है। और तो और यहाँ पर ये भी है कि अगर वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर उन्हें रुकना भी पड़ेगा और यहाँ पर देखा जाए तो आसपास में सिर्फ एक ही ऐसा इन है जो कि उनकी इच्छाओं का पूरा कर सकती है। ये बात सुनने के बाद लल्ला उससे कहने लगते हैं कि खैर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 तरह के लोग हैं जो यहाँ पर रहना चुनते हैं, पसंद करते हैं। पहले तो आता है रॉयल सबऑर्डिनेट्स जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो मर्सनरी रेजिमेंट होती है जो कि पैसा खर्च करने के मामले में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है रे, बहुत। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हाई रैंकिंग वाले लोग, एडवेंचर पार्टीज, हाई रैंक की एडवेंचर पार्टीज, क्योंकि उनके पास भी काफी ज्यादा पैसा होता है और उन पार्टीज में अच्छी नोबल फैमिली के मेंबर्स भी होते हैं और उन पार्टीज को नोबल्स के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है ताकि वे उनके लिए उस ड्रैगन स्पैरो के पंख लाकर दे सकें। उनके पास भी पैसों को भी कोई कमी नहीं रहती। मैं समझ सकती हूँ कि उस ड्रैगन मोल्टन ड्रैगन स्पैरो का जो खतरा है वो यहाँ पर मंडराने में लगा हुआ है, लेकिन उस पंख को हासिल करने के लिए एडवेंचर्स यहाँ पर आते हैं और अपनी जान को खतरे में डालते हैं, जिसके कारण एडवेंचर्स को काफी ज्यादा चोट लगती है और यहाँ पर कई लोग मारे भी जाते हैं और अपने आप को रिकवर करने के लिए सारा का सारा खजाना लुटा देते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग, साल में 2 बार ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। सीधे शब्द में कहा जाए तो सभी के सभी एडवेंचरस होते हैं और इनमें से सिर्फ किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको वह स्पैरो का पंख मिलता है। और अब यहाँ पर इतनी ज्यादा पैसे कमा नहीं पा रही हूँ और मैं यहाँ पर 1 लाख गोल्ड क्रॉक्स के कर्जे में डूब चुकी हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जो जेट पैलेस है वो जल्दी ही फोर्सफुली बंद हो जाएगा और बिग गाय के जरिए इसे ले लिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी की दिमाग की बत्ती फिर से जलती है और कहने लगता है बिग गाय फिर से आ गया, आखिरकार ये बंदा है कौन? क्या ये बंदा वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल है? और वो लाल से पूछ लगता है क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर मैं तुमसे उस बिग गाय के बारे में पूछूं, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार ये बिग गाय है कौन? जब से मैंने इस बिग गाय के बारे में सुना है मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ। तभी लाला एकदम से ये बात सुनने के बाद घबरा जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगती है यहाँ पर मेरे पास उसके बारे में बताने के लिए कुछ भी ज्यादा मौजूद नहीं है। जिस बिग गाय के बारे में आपको मैं बात करने में लगी हुई हूँ वह काउंट मोटो है। इस समय पर जो हमारे इस क्रोकोडाइल किंगडम के किंग हैं उनके अंकल, और क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल टावर है वो उनमें उनकी एक टेरिटरी, एक इलाका है। और तभी लाल वहां से जाने लगती है और वो हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि मैं आपसे काफी ज्यादा समय तक बात कर ली है और ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है तो मुझे यहाँ पे आप चलना चाहिए, आप यहाँ पर आराम कर सकते हो। लेकिन हमारा जो एमसी होता है वो उससे और जानकारी निकलवाने के लिए रुकने की कोशिश तो करता है, लेकिन लाला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वे वहां से चली जाती है और रुकती भी नहीं है। और जाते जाते जैसे दरवाजे के पास जाती है और एक वार्निंग के तौर पर कहने लगती है आखिर में जाते हुए कि मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा जिसको आप सावधान रहिएगा मिस्टर गॉर्डन, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपना बेस्ट देना कि आप काउंट मोटो से दूरी रहे उनके मामलों से, और उनसे रिलेटेड कुछ भी जो काम है उनसे दूरी बनाकर रखोगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मर गए और अपनी लाइफ को बाय बाय भी कह सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको चाहिए क्या आएगा पार्ट, तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।